F7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है जी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। इसमें स्टार्ट में डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की और फिर उसके बाद लास्ट कंसेप्ट हमारा जो इस चैप्टर का है वो है जनरल प्रोविजन। और ये कोई टेक्निकल या ज्यादा लीगल कंसेप्ट नहीं है, नाम से जाहिर है जनरल प्रोविजन। इसमें कुछ जनरल डिस्कशन होगी, यानी आज का लेक्चर आपके लिए इजी लेक्चर होगा, ठीक है। और इसके साथ चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट में एमसीक्यूज भी हैं। आज की असाइनमेंट में आपने इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपने एमसीक्यूज को तो अटेम्प्ट करना ही होता है। इसके जो वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज हैं उनको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसकी इजाजत है। वॉल्यूम 2 के जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपने उसके वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते। वॉल्यूम 1 के तो हम क्लास में करते हैं ना, वॉल्यूम 2 का भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उनके कुछ क्वेश्चन जो कि ज्यादा मुश्किल वाले हैं वो मैंने जिम्मेदारी ली है कि वो मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाया करूंगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं वो नहीं। इसलिए आप वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके उसमें जो डिफिकल्ट होना उनको मार्क कर लें, ताकि जब मैं आपसे पूछूं कि कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस करवाने कौन कौन सा एमसीक्यू डिस्कस करवाऊं तो आप उस वक्त देख के बता सकें। तो ऑफिशियली असाइनमेंट में आपकी सिर्फ वॉल्यूम 1 के एमसीक्यूज हैं आज, लेकिन वीकेंड है कल तो आपने उसमें वॉल्यूम 2 के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर लें और नोट कर लें, ठीक है, ताकि डिस्कशन के दौरान बेहतर तरीके से पार्टिसिपेशन कर सके जी। हाँ, लेकिन वॉल्यूम 2 के जो बाकी के क्वेश्चंस है ना वो नहीं, आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं अटेम्प्ट करने। वो मैं आपको जिस तरतीब से करवाऊंगा उस तरतीब से आपने करना है होम असाइनमेंट के साथ, ठीक है। एमसीक्यूज करते जाए, बाकी क्वेश्चन नहीं करने, वो होम असाइनमेंट पे आएंगे तो आप करेंगे वरना नहीं करेंगे। क्लियर जी। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें जी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में लिखा हुआ था मिनट बुक। ये क्या होती है? देखिए, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स हो रही होती है ना उनकी कोई वीडियो नहीं बन रही होती, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, उसकी कोई वीडियो नहीं। वीडियो बन रही होती तो वो वीडियो उस मीटिंग का रिकॉर्ड होता कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या फैसले हुए। वीडियो नहीं बन रही, कैसे पता चलेगा उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? उसके मिनट्स एक रिटन फॉर्म में उसकी समरी बनाई जाती है, उस समरी को कहते हैं मिनट्स। और वो समरी जिस बुक में जिस रजिस्टर में लिखी जाती है उसे कहते हैं मिनट बुक। तो मिनट बुक क्या है? ऐसा रजिस्टर जिसमें कंपनी की मीटिंग्स की समरी लिखी जाती है, ठीक। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स अलग होते हैं, जनरल मीटिंग के मिनट्स अलग होते हैं। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, वहां पे लिखा हुआ है कि जहां पे एक जगह पे है ना कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को साइन करेंगे। कौन साइन करेंगे? सब्सक्राइबर। फिर आगे वो बताता है कि सब्सक्राइबर साइन करेंगे तो अपनी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे। वो कहता है अपना नाम, नेशनैलिटी, एनआईसी वगैरह वगैरह। वहां पे कह रहा है एक गवाह भी मौजूद होगा जो ये देखेगा कि इन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर सही लिखा है, चेक करके। वो विटनेस कोई भी हो सकता है, वो कोई जज वगैरह होना जरूरी नहीं है, कोई भी पाकिस्तान का शहरी विटनेस। लेकिन जो भी विटनेस होगा वो खुद भी सिग्नेचर करेगा और अपनी डिटेल लिखेगा, ऐसे ही जैसे सब्सक्राइबर की है, ठीक है। जैसे कोई भी मुआहदा होता है उसमें गवाह होते हैं ना, तो लीगली लॉ ये कहता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी एक तरह से मुआहदा है कंपनी और शेयर होल्डर्स के दरमियान में, कि इन रूल्स के मुताबिक कंपनी चलेगी और शेयर होल्डर्स भी अपनी इन पावर्स और डायरेक्टर्स भी इन पावर्स के मुताबिक काम करेंगे। ये आर्टिकल्स और मेमोरेंडम एक तरह से कानूनी मुआहदा होता है कंपनी और उसके शेयर। तो उसमें विटनेस के तौर पे एक पर्सन अपने साइन कर देता। क्लियर? ये विटनेस वाली बात समझ आ गई जी। और कोई क्वेश्चन? आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट एंड नॉट बाय। इसका मतलब यह है अगर कंपनीज एक्ट ने किसी चीज के 2 रास्ते बताए हैं ना तो आर्टिकल उसमें से तीसरा रास्ता नहीं निकाल सकता। अगर कंपनीज एक्ट ने कहा कि एक काम के सिर्फ 2 रास्ते हैं तो आर्टिकल तीसरा, यानी आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट से वाइडर नहीं हो सकते। हाँ, अगर कंपनीज एक्ट ने 2 रास्ते बताए हैं तो आर्टिकल उसमें से एक को क्रॉस करके एक हटा सकता है। यानी आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट से ज्यादा सख्त तो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नरम नहीं हो सकते। जितनी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको सख्त तो किया जा सकता है। रिलैक्स, ये समझ आ रही है? ये आपको एग्जांपल से बात की थी कि कंपनीज एक्ट कहता है कि मिनिमम मेंबर्स पब्लिक अनलिस्टेड के केस में होने चाहिए 3। क्या इसको आर्टिकल्स 2 कर सकता है? ठीक है। क्या 4 कर सकता है? यस सर। 4 करने में आर्टिकल ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि 2 करने में? 4 करने में।
ठीक हो गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि आर्टिकल जो हैं ये कंपनीज एक्ट के लिए जितनी बातें या रिक्वायरमेंट्स कही हुई हैं इनको ज्यादा सख्ती की तरफ तो लेके जाया जा सकता है, नरमी की तरफ नहीं, रिलैक्सेशन की तरफ नहीं। और कोई क्वेश्चन? रजिस्ट्रेशन ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ये जो आर्टिकल्स वाले में है कि लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी का आर्टिकल रजिस्टर करवाना लाजमी है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर ये कंपनीज अपना आर्टिकल रजिस्टर करवाती हैं तो उसमें अपने मेंबर्स और अपना शेयर कैपिटल इसको लिखेगी, तो ये दोबारा लिखेंगी। हालांकि इंस्ट्रूमेंट का कहना है और सही कहना है कि वो चीजें तो मेमोरेंडम में ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, तो जो चीजें मेमोरेंडम में लिखी जा चुकी हैं वो आर्टिकल्स में लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कंपनी लिमिटेड, जो अनलिमिटेड कंपनी या लिमिटेड बाय गारंटी, ये अपने आर्टिकल्स को जगह सबमिट करना चुके लाजमी है। इसमें वो शेयर्स और मेंबर्स की तादाद को लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। ठीक, और कोई क्वेश्चन? लिखना पड़ता है, रिक्वायर्ड कर लें कि आर्टिकल्स में भी ये इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने पास्ट पेपर्स के और आईकैप के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 9, कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स। समझ आ रही है रिक्वायरमेंट? ये मिनिमम डायरेक्टर्स की तादाद वही है जो मिनिमम नंबर्स की तादाद है। कैन आर्टिकल्स ऑफ ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी फिक्स इट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी 2? नहीं, 2 में तो रिलैक्स कर दिया ना कि कम से भी काम चल जाएगा। उसने कहा नहीं, 5 कर सकते हैं, ये तादाद को ज्यादा किया जा रहा है तो रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, a team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. However, the engineers are not certain about the registration and signing of articles of association. Advise the team of engineers in respect of the above matter in light of Companies Act 2017. किन मैटर्स के बारे में गाइड करना है? 1, 2 या 3? 1, 2 या 3, कितने मैटर्स के बारे में गाइड करना है? रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ, यानी हमारे क्वेश्चन की 2 हेडिंग्स बनेगी, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स और एक साइनिंग ऑफ आर्टिकल। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स में क्या लिखेंगे हम, क्या बताएंगे कि इसके लिए आर्टिकल रजिस्टर करवाना जरूरी है कि नहीं। तो ये कौन सी वाली कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर। तो मुझे बताएंगे कि कंपनी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू रजिस्टर आर्टिकल, इट मे और मे नॉट रजिस्टर आर्टिकल्स। ठीक है, इफ इट डज नॉट रजिस्टर आर्टिकल्स देन टेबल ए ऑफ फर्स्ट शेड्यूल या टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई। क्लियर? इसके लिए जरूरी है कि आर्टिकल बनाना। ये तो इंजीनियर खुश हो जाएंगे। खुश क्यों हो जाएंगे? टेबल ए में लिखे, मैंने खुद से आर्टिकल्स बनाने की जरूरत ही नहीं। तो ये अच्छा फैसला किया ना उन्होंने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाने का, आर्टिकल्स बनाने से जान छूट गई। अच्छा, अब साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स बनाते हैं ये या आर्टिकल्स डाउनलोड कर लेते हैं वो वाले जो हैं, अच्छा एससीसीपी वाले अगर टेबल ए वाले आर्टिकल्स डाउनलोड कर ले, वो सबमिट करवाने के लिए साइन करना जरूरी है कि नहीं? साइन उसको भी करना, साइन उसको भी करना है। ठीक है, अगर देखिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अपने आर्टिकल जमा करवा दे। दूसरी पॉसिबिलिटीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आर्टिकल जमा ही ना करवाए। इस सूरत में कंपनी के आर्टिकल्स कौन से होंगे? टेबल। तीसरी, कंपनी एक्ट वाले आर्टिकल डाउनलोड करे, उन्हें एज इट इज या थोड़ा बहुत चेंज करके जमा करवा दे। थोड़ा बहुत चेंज करके अगर जमा करवा देती है या एज इट इज भी, इस सूरत में साइन करना जरूरी है। साइन कौन करेगा? साइन की क्या रूल है? एवरी सब्सक्राइबर शैल साइन। और फिर बस इतनी बात कि आगे फर्दर इंफॉर्मेशन भी जो उन्होंने लिखनी होती है जो वो लिखेंगे, कौन सी? नेम वगैरह। बिल्कुल ठीक है। और विटनेस की बात करनी चाहिए यहाँ पे? यस, विटनेस की बात भी करनी चाहिए। शाबाश। तो चलिए, ये दोनों रजिस्ट्रेशन और साइनिंग की बात समझ आ गई जी।
कंपनी के अंदर मेंबर्स की तादाद और डायरेक्टर्स की तादाद सेम नहीं होती। कंपनी एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट सेम है। यानी कम से कम अगर लिस्टेड कंपनी है तो 7 मेंबर 7 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, कम से कम की तादाद है, बताइए ज्यादा क्यों नहीं बताइए? ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है 1000 मेंबर्स हो और 20 डायरेक्टर्स हो? पॉसिबल है। कंपनी अनलिस्टेड है और आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उसके 5 मेंबर होंगे, तो फिर डायरेक्टर्स भी 5 ही होंगे। कंपनी अनलिस्टेड है और उन्होंने कहा जी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कंपनी के कम से कम 5 मेंबर होंगे। डायरेक्टर्स के बारे में आर्टिकल साइलेंट है, मेंबर्स 5 होंगे। तो डायरेक्टर्स भी 5 होंगे या वो 3 भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि लॉ की जो आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ वो लॉ का अप्लाई होगा और लॉ ने मिनिमम कितने बताया। असल में ये रिक्वायरमेंट दोनों अलग है, वो तो मैंने आपको याद करवाने के लिए सेम कर दिया, वरना लॉ ने अलग सेक्शन में ये बात लिखी हुई है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 3 फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और किसी और सेक्शन में जाके कहा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 3। लेकिन वो चूंकि सेम है, याद करने के लिए क्या कि हम एक कंसेप्ट याद करें दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि दोनों सेम है। जो मिनिमम नंबर वाला कंसेप्ट है वही मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग देखे जाते हैं जी। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 चैप्टर 1 का क्वेश्चन। अब चूंकि हमने आगे चलते चलते प्रीवियस चैप्टर की रिवीजन भी करनी है, तो इसीलिए वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन भी दिया था आपको। मलिक एंड आजाद बीइंग द प्रमोटर्स ऑफ मशरूम लिमिटेड आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। क्यों ये मेमोरेंडम क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल्स क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं? लिमिटेड बाय शेयर होगा, वो उन्होंने वही अप्लाई करवाना होगा जो टेबल ए वाला। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी दैट 270 एडवाइज देम अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम। Also state remedies available to them if for any reason the registration is refused। पहले बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं? 1, 2 या 3? 2 रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी? रजिस्ट्रेशन की कंडीशन बतानी है और दूसरा रेमेडीज। अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कंडीशंस है मेरा भाई बताएगा। हाँ, गुस्से से क्यों देख रहे हैं? दुश्मन तो नहीं है, भाई है ना, तो बताओ मेरा भाई। भैया कंपनी रजिस्टर करवानी है, मेमोरेंडम जमा करवाएंगे, किन कंडीशंस को पूरी करेंगे तो रजिस्ट्रार मेमोरेंडम रजिस्टर करेगा, वरना नहीं करेगा। कुछ नहीं पता, ये याद क्यों नहीं कर रहा? यही वजह है ये प्रीवियस क्वेश्चन ऐड कर, ताकि पता चलता रहे मुझे क्या आप कहीं प्रीवियस चैप्टर याद तो नहीं कर रहे, लेकिन तसल्ली हो गई मेरी, सुकून मिल गया मुझे। क्या बिल्कुल याद नहीं कर रहे? इबादत में मसरूफ थे, शाबाश। तो ये फ्राइज छोटे भाई को, तो आप ये छोटे भाई को करा दें, छोटे भाई को भेज दिएगा। ए मेरा भाई, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। ये भाईजान देखें, ये इबादत नहीं करते होंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर करते होंगे, और शायद अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं वैसे बहरहाल। लेकिन ये देखें, ये भी तो याद करके आते हैं, काम करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, दीन और दुनिया साथ साथ। ठीक है ना, शाबाश। तो मेरा भाई सुनाएगा, सुना दे भाई। मेरी इज्जत, मेरी नाक का सवाल है, नाक कट जाएगी मेरी। थोड़ा रिवाइज करने वाला। अच्छा चले, रजिस्ट्रार पहले देखेगा कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हो गई है कि नहीं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शाबाश, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शाबाश, और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, और आखिरी चीज क्या? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो ये चीजें, अगर ये चीजें पूरी हो गई, 4 चीजें, तो रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है, शाबाश। तो आप बताइए, 2 ऑप्शन है उसके पास। पहली ऑप्शन रिवाइज करके उसको, और अगर वो समझता ठीक है, अपील कर रहे कमीशन को कितने दिन में, और ये डिसीजन ऑफ, सॉरी, decision of commission shall be final and cannot be challenged in any court। बस हो गई। ये और असाइनमेंट तो नहीं थी, एक क्वेश्चन होता मेरा ख्याल। हाँ, ये मिसेस राहील वाला है ये। हाँ, सबसे अच्छा आज की असाइनमेंट का सबसे अच्छा क्वेश्चन। मिसेस राहील कह रहे अंडर द प्रोविजंस रिक्वायरमेंट वाले पढ़े, कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज मिसेस राहील ऑफ हर राइट्स एंड लायबिलिटीज एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। राइट्स और लायबिलिटीज क्या हैं?
कहानी देखते हैं क्या कहते हैं। मिसेस राहिल वाज ए मेंबर ऑफ नाइटमेयर गारंटी लिमिटेड ऑन 30 दिसंबर 2013 शी सीज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। किस डेट को अंडरलाइन करें? डेट तो हर पेपर में अहम होती है, हर पेपर में, चाहे कंपनी लॉ का पेपर हो चाहे कोई और, डेट को हमेशा अंडरलाइन किया करें। 29 दिसंबर 2000 शी सीज टू बी मेंबर, वो मेंबर नहीं रही। एंड ऑन 31 जुलाई 2014 द कंपनी वेंट इनटू प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। शुक्र है मिसेस राहिल शुक्र अदा कर रही होंगी, शुक्र है मैंने कश्ती डूबने से पहले इसमें से छलांग लगा दी। 1 साल के लिए स्टिल लायबल है। यानी मिसेस राहिल अगर 30 सितंबर 2013 को उन्होंने कंपनी को छोड़ा तो 29 सितंबर 2014 1 साल बाद तक उस डेट तक भी लायबल है। तो फायदा क्या हुआ मेंबरशिप छोड़ने का? यही गारंटी दी हुई है। शाबाश, यही तो है कि जब नजर आना शुरू हो जाए कि कंपनी डूबने वाली है तो छलांग ऐसे नहीं ला कहता नहीं अब आप भी साथ ही डूबेंगे, लेकिन किस हद तक डूबेंगे? कंपनी के मेंबर थे। हाँ जी, 30 सितंबर 2013 तक जितने भी डेट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनके लिए लायबल है। इसमें 2 चीजें आपने बतानी है। नंबर 1 के टाइम ऑफ लाइबिलिटी क्या है और दूसरा एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या है। टाइम ऑफ लाइबिलिटी क्या है? हाँ, एक साल 30 सितंबर 2013 तक, 30 सितंबर 2013 तक के डेट्स के लिए मिसेस राहिल लायबल है। इसके बाद वाले डेट्स के लिए मिसेस राहिल लायबल नहीं। और 30 सितंबर 2013 तक भी मिसेस राहिल की लायबिलिटी कितनी है? जितनी उसने अमाउंट गारंटी की है, सारे डेट्स की नहीं, जितनी अमाउंट गारंटी की है। तो क्या लायबिलिटी बनती है जी? बिल्कुल बनती है, क्योंकि विद इन 1 ईयर कंपनी बैंकरप्ट हुई है। कितनी लायबिलिटी बनती है? 2 बातें लिखेंगे, एक इस डेट तक की लायबिलिटी और दूसरा अमाउंट गारंटीड तक की लायबिलिटी। ठीक। अच्छा, राइट्स क्या है बराइस के? राइट इसका राइट समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग केस सुने। मैंने दिया 1 लाख गारंटी, इन भाई ने भी दी 1 लाख की गारंटी, कंपनी डिफॉल्ट हो गई, ओवर ड्यू डेट्स हैं 50,000 के। ओवर ड्यू डेट्स कितने हैं? 1 लाख की गारंटी मैंने दी, 1 लाख की। बैंक किसको पकड़ेगा? दोनों में से जो भी हाथ लग जाए, दोनों में से। अगर बैंक ने मुझे पकड़ लिया, गैस कीजिए, मैं बैंक को 25,000 अदा करने का लायबल हूं कि पूरा 50,000? पूरा 50,000, क्योंकि मेरी लायबिलिटी, ये पढ़ा हुआ कंसेप्ट। हाँ, ये तो वो पार्टनरशिप में भी था और जॉइंट लायबिलिटी, वो ही तो समझाने लगा था, वही तो समझाने लगा। तो बैंक मेरे से अच्छा, इसके बाद मेरी लायबिलिटी तो 50,000 की हो गई, मेरा कोई राइट है? इसको 25,000 दे, 25,000 दे, तो राइट होगा। क्या राइट हो? जो एक्सेस। तो मिसेस राहिल की लायबिलिटी बता दी, क्या कोई राइट्स भी है? क्या राइट है? एक्सेस अमाउंट रिकवर करवा सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये अच्छी केस स्टडी थी, इसको आपने रिटन फॉर्म में जरूर अटेंड करना। 1 लाख के नुकसान 1.5 लाख हो गया तो 1 लाख तक गारंटी क्या? गारंटी हम दोनों ने मिलके, मेरी गारंटी कितनी थी? 1 लाख, इसकी गारंटी कितनी थी? 1 लाख, तो टोटल 2 लाख की गारंटी होगी ना। मेमोरेंडम लिमिटेड बाय गारंटी के केस में मेमोरेंडम में मेरे नाम के आगे 1 लाख लिखा, इसके नाम के आगे टोटल 2। अब आगे क्या हुआ? कितने का नुकसान हुआ? 1.5 लाख का। लेकिन अगर ईच है तो फिर क्या होगा? 3 लाख की हो जाएगी। अगर 3 लाख का नुकसान हुआ तो क्या 1 लाख मैं भरूंगा, 1 लाख ये भरेंगे और 1 लाख उसका बैड है। अब ये तो लोन देने वाले को चाहिए था कि लायबिलिटी देख के, मेमोरेंडम देख के लोन देता। इसलिए प्रैक्टिस में जितने भी बैंक्स हैं वो लोन देने से पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लाजमी मंगवाते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी, हाँ जी, खुद से नहीं जाके ले सकते, किसी न किसी मेंबर के थ्रू, क्योंकि आपको पता है मेंबर के अलावा कोई आर्टिकल से मेमोरेंडम की कॉपी नहीं ले सकता। और की क्वेश्चन? चलिए, अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन भी कर लिए हमने, पूछ लिया आपसे, होम असाइनमेंट भी डिस्कस हो गई। अब चलते हैं आज के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स की तरफ। जनरल पर इजी लेक्चर है आज, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे हु कैन गेट कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स? ये तो कल वाला कंसेप्ट ही आ गया तुम्हारा। फीस पे करनी पड़ेगी और उसके भी विद इन 14 डेज। ये कंसेप्ट बड़ा हुआ। एक्ट शैल ओवरराइड,
ये भी पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट ऊपर मेमोरेंडम नीचे आर्टिकल, ये तरतीब पड़ी हुई है ना। चलिए ये भी क्लियर है। हाँ, स्टेटस आर इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम स्लैश आर्टिकल। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का स्टेटस पूछ रहा है, स्टेटस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम या आर्टिकल नहीं पूछ रहा। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और कंसेप्ट है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और कंसेप्ट है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम का मतलब यह है कि मेमोरेंडम का मेंबर्स की जिंदगी पे क्या असर होगा। तो यह असर होगा कि मेमोरेंडम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, कंपनी ने मेंबर्स हैं भी फैसले उसके मुताबिक करने हैं। लेकिन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का मतलब क्या है कि अगर ये चैप्टर 1 का कंसेप्ट आ गया कि अगर मेमोरेंडम रजिस्टर हुआ तो कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, लायबिलिटी वो होगी जो मेंशन है मेमोरेंडम में। ये है इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम चैप्टर 1 का क्वेश्चन, और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम चैप्टर 2 का। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं स्टेटस या इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होगा। तो कह रहा है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं ये बाइंडिंग है किस पे, कंपनी और मेंबर्स पे। कंपनी ने इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, मेंबर्स ने इसके मुताबिक फैसले करते हैं। फिर क्या, मेंबर्स ने मेमोरेंडम के वक्त रजिस्ट्रेशन को आते हुए जो कहा था कि हम शेयर्स खरीदेंगे, वो शेयर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। यानी जो शेयर, क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर कराते हुए सब्सक्राइबर ये अंडरटेकिंग रहते हैं कि हम इतने शेयर्स खरीदेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो शेयर्स उनको खरीदने चाहिए, बिल्कुल। बाय मेमोरेंडम उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो शेयर्स खरीदे। लेकिन कितने अरसे में, वो मारिया वाली केस स्टडी याद है जिसमें हमने कहा था कि मारिया ने अंडरटेकिंग दी, मेमोरेंडम तो रजिस्टर हो गया लेकिन अभी उसने शेयर्स नहीं मिले उसको, तो वो शेयर होल्डर है कि नहीं? हमने कहा था मेंबर तो है, शेयर होल्डर। और आपने जवाब में ये लाइन लिखी थी, वो शेयर होल्डर तब बनेगी जब उसको शेयर अलॉट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन, अब प्रैक्टिकली पता क्या होता है, शेयर्स कब अलॉट होते हैं? जब ये मारिया पैसे देगी शेयर्स के, कि अगर उसने कहा था 1 लाख शेयर्स खरीदूंगी 10 रुपए के हिसाब से, 10 लाख रुपए जब कंपनी को देगी, कंपनी तब इसको शेयर्स हो। और ये कितने अरसे में पेमेंट करनी होती है शेयर्स की, ये कमीशन बताएगा। कमीशन ने 30 डेज बताया हुआ है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन कमीशन ने 30 डेज। इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन मनी। तो मारिया को शेयर्स कब अलॉट किए जाएंगे? जब वो रजिस्ट्रेशन के बाद सब्सक्रिप्शन मनी पे करेगी। और सब्सक्रिप्शन मनी कितने दिन में पे करनी होती है? ये कमीशन प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। बुक में नहीं लिखा लेकिन वो 30 डेज है। भाई ये समझ लग गई आपको? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्लियर। और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में फर्क है। शाबाश, आगे चले। अच्छा मुझे ये बताइए, इस चैप्टर में हमने मेमोरेंडम की कितनी क्लासेस के बारे में पढ़ा? डिटेल में कितनी क्लासेस को पढ़ा? टोटल तो 5 होती है ना। एक वो सब्सक्रिप्शन वाली, अंडरटेकिंग वाली रूटीन की निकाल दे। 3 कौन कौन सी? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन। अब लायबिलिटी क्लास की बारी आ गई। अब किसकी बारी आ गई? अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर में तो लायबिलिटी सेम रहेगी, उसमें तो नहीं हिलेगी। लिमिटेड बाय लॉ ने बताया, क्या लिमिटेड बाय गारंटी में एक मेंबर की लायबिलिटी ओरिजिनली अगर 10 लाख थी उसको बढ़ा के 12 लाख किया जा सकता है? ये सवाल है। ये है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कि क्या हम मेमोरेंडम में, जैसे फर्ज कीजिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें एक मेंबर की मेंबर है मिस्टर बी, इसकी लायबिलिटी है 1 मिलियन। इसकी लायबिलिटी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल भी हो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। शेयर कैपिटल भी है और बी ने कहा था कि मैं 1 मिलियन शेयर्स भी बाय करूंगा, ठीक है। अब बाकी के, अब टोटल फर्ज कीजिए 10 मेंबर्स हैं, बाकी के मेंबर्स बैठ के सोच रहे हैं बी ने कितनी लायबिलिटी दी? 1 मिलियन। हमने भी 1 मिलियन ही दी है, टोटल 10 मिलियन है।
क्या मेमोरेंडम में ये मेमोरेंडम में लिखी होती है लाइबिलिटी, अब मेंबर सोच रहे हैं क्या इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, आल्ट्रेशन कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने हैं? 3/4 चाहिए। उन्होंने कहा हम सारे 9 हैं, हम सारे के सारे मिलके ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, आज के बाद बी की लाइबिलिटी 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन होगी। 10 मिलियन होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन है, नॉर्मल रूल के मुताबिक स्पेशल रेजोल्यूशन से मेमोरेंडम तो अल्टर हो जाएगा। या ये कह दे कि इसने 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन शेयर बी ने बाय करने, क्या बाकी के मेंबर सारे के सारे भी अगर मिल जाए तो किसी एक मेंबर की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? वो लाइबिलिटी गारंटी की अमाउंट भी हो सकती है, वो लाइबिलिटी मजीद शेयर खरीदने की भी हो सकती है। लेकिन कंसेप्ट क्या है? क्या बाकी के सारे मेंबर्स मिलके किसी एक मेंबर की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? लॉ ने कहा नहीं कर सकते। ये प्रोविजन ना होती तो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से वो कर सकते होते हैं। लॉ ने कहा नहीं। अगर आप ऐसी कोई भी अल्टरेशन करते हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में, कैसी अल्टरेशन? किसी मेंबर की लाइबिलिटी को इंक्रीज करने की अल्टरेशन, तो ये अल्टरेशन क्या होगी? वॉइड। ये सिर्फ उस सूरत में वैलिड होगी, ये सिर्फ उस सूरत में वैलिड होगी, नॉर्मली वॉइड है उस सूरत अगर वो मेंबर खुद एग्री करे इन राइटिंग, और वो ये एग्रीमेंट अल्टरेशन से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। समझ आ रही है? क्या आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड, जस्ट एंड इक्विटेबल है ये वाली प्रोविजन? कि गलत है? सही है, ताकि किसी भी मेंबर की लाइबिलिटी उसकी मर्जी के बगैर नहीं बढ़ा सकते आप। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले क्या कॉलेज ये फीस बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता, आपकी मर्जी के बगैर नहीं बढ़ा सकता, खत्म भी नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक आप एग्री नहीं करेंगे। यही है, जब एक दफा मेमोरेंडम बन रहा था उस वक्त मिस्टर बी ने अपनी जो लाइबिलिटी लिख दी, क्या बाकी मेंबर्स उसके बाद उसको बढ़ा सकते हैं? उसकी मर्जी के बगैर नहीं। यही कंसेप्ट क्लियर? फिर क्या कह रहा है? अल्टरेशन टू बी नोटेड इन एवरी का। अच्छा, ये पुराने जमाने की रिक्वायरमेंट है जिसको अभी खत्म हो जाना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है ना, जब कभी, ये एक जनरल रूल बता रहा हूं, आपके जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना, कि मेमोरेंडम में ये चेंज करना है बताइए क्या करेंगे, आर्टिकल्स में ये चेंज करना है क्या करेंगे, एक लाइन ऐसी आपको बताता हूं जो हर प्रोसीजर में फिट हो जाएगी, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। वो ये है कि जब कभी कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, विद इन 15 डेज, कितने? 15 दिन के अंदर उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। किसकी कॉपी? स्पेशल रेजोल्यूशन की। और अगर इस स्पेशल रेजोल्यूशन, ये लाइन आपने हर जगह हर स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ फिट कर देनी है कि कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, रजिस्ट्रार को जमा करवा दें। ये शायद कुछ सोल्यूशन में, जो मैंने सोल्यूशन बनाए ना, कुछ सोल्यूशन में ये लाइन लिख पाया हूं, कुछ में नहीं लिख पाया। तो अगर किसी में नहीं भी लिखी हुई ना, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रही है, तो आपने ये जरूर लिख देना, क्या? कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। ये लाइन लिखते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, इसके बाद अगला कंसेप्ट, ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 15 दिन, और इस स्पेशल रेजोल्यूशन की वजह से जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अल्टर हो रहा है, तो वो अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये कब जमा करवाना है भला? 30 दिन में। ये 30 दिन, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन अलग कंसेप्ट है और अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अलग कंसेप्ट है। हमारे लिए ज्यादा अहम क्या होता है? अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, उसी को फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन भी 15 दिन में जमा करानी। प्रैक्टिस में रूल पता क्या 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 करते हैं भला? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई, 15 दिन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भिजवा दी रजिस्ट्रार को, ये लगा रिक्वायरमेंट है। और 30 दिन के अंदर अल्टर्ड मेमोरेंडम या आर्टिकल जो भी था वो, और उसके साथ दोबारा कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जमा करवा दी, ताकि सबूत के तौर पर रजिस्ट्रार के पास। वरना रजिस्ट्रार कहता है मैं पुराने रिकॉर्ड में 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड में देखता रहूंगा, मेरा टाइम जाया होगा। आप लोग दोबारा भिजवा दो, एक फोटोकॉपी तो करनी है। लेकिन 15 दिन में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जाती है बाय लॉ, और 30 दिन में ये 15 दिन वाली बात याद रखेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पुराने जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था, प्रिंट भी नहीं निकलते थे, वो टाइप राइटिंग ठक 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 टाइपिंग करते थे। अब तो क्या, अब तो आपने कोई बुक में भी चेंज करना ना, अगर
आप चेंज करें, उसके बाद कमांड दे, कंट्रोल V एंटर, सारी किताब प्रिंट होकर निकल आती है। आज के दौर में रिवीजन करना बहुत ही आसान है, पुराने दौर में रिवीजन करना आसान नहीं होता था, टाइपराइटर वाले दौर में। तो उसमें जब कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल एक दफा बन जाते थे ना, उसमें चेंज होती थी, तो आप उस वाले पुराने आर्टिकल्स को दोबारा टाइपराइटर में फिट करके नई अल्टरेशन नहीं लिख सकते थे। इमेजिन कर रहे हैं प्रॉब्लम? उस वक्त ये रिक्वायरमेंट चलती थी कि वो कहते थे अगर कोई आर्टिकल में अल्टरेशन आई है तो आपने जो स्पेशल रेजोल्यूशन जिसकी वजह से आर्टिकल में अल्टरेशन आई है वो आर्टिकल के साथ अटैच करनी है। या तो सारे का सारा आर्टिकल्स दोबारा से बनाएं या फिर उसके साथ सप्लीमेंट अटैच कर दें। अच्छा लफ्ज बोला, सप्लीमेंट। हर स्पेशल रेजोल्यूशन जिसकी वजह से अल्टरेशन आ रही है वो कर दें, ताकि जो मेंबर्स हैं उनको पता चल जाए कि ओरिजिनल आर्टिकल ये था, इसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट्स होती रही हैं वो ये हैं। ये बात समझ आई? वो ये कह रहा है कि अगर अब क्या रूल है, अगर आर्टिकल्स में कोई भी अल्टरेशन होती है तो आपने क्या करना है, एक तो ये कि वो अल्टरेशन हर आर्टिकल्स में हो, या तो ये कर लें, इसके बाद जो भी आर्टिकल इशू करें उसमें अल्टर्ड वाला करें, पुराने वाला ना करें वरना जुर्माना लगेगा। उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी अटैच कर दें सबूत के तौर पे कि इसमें क्या क्या चेंज होती रही है। ये बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। अच्छा, अब ये समझाने वाला नहीं, याद करने वाला है कि आपकी आसानी के लिए, मेंबर्स की, प्रोमोटर्स की आसानी के लिए कमीशन ने जितने भी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम हैं वो सारे उनका मॉडल पेपर बना के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक, अब ये उसने आपको बताया हुआ कि किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए कौन सी चीज है। रेलिवेंट टेबल जहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अवेलेबल है, ठीक है, और ये आपकी बुक में भी है। किस जगह पे है जी? पेज 34 पे, ठीक है। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। रेलिवेंट टेबल वेयर मेमोरेंडम या आर्टिकल इज अवेलेबल, ठीक है। मेमोरेंडम MOA/आर्टिकल इज अवेलेबल। कंपनी, अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाना चाहते हैं, आपको नहीं पता इसका मेमोरेंडम किस शक्ल का होता है, आर्टिकल किस शक्ल का होता है, कहां जाए? टेबल है आर्टिकल्स के लिए और टेबल बी मेमोरेंडम के लिए। वहां से डाउनलोड करने, नाम, कंपनी का नाम वगैरह चेंज करें, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वही हैं। यानी ये बने बनाए फॉर्म आपको मिल गए, आप सिर्फ डाउनलोड करके इसको नाम चेंज करें और सबमिट करवा दें। बल्कि आर्टिकल्स के केस में तो सबमिट करवाने की जरूरत भी नहीं है, ना भी करवाएं तो करवाना चाहे करवा भी सकते हैं, ना करवाएं तो भी। भाई ये फॉर्मेट दे देना SECP का अच्छा स्टेप है कि बुरा स्टेप है? इससे प्रोमोटर्स को क्या फायदा हुआ? लॉयर की फीस नहीं देनी पड़ेगी, उन्हें टाइम भी सेव हो गया, उन्हें सारी लीगल डॉक्यूमेंट बनी पड़ी है, डाउनलोड करें, साइन करके जमा करवा दें। जहां थोड़ी सी जो चेंज करनी है, अगर करनी है तो वो कर दें। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनानी है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कहां मिलेंगे? टेबल ए में आर्टिकल्स। ये MCQs में टेस्ट कर सकता है कि कौन से वाले टेबल में किस टाइप ऑफ कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल कहां मिलेगा? अनलिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का टेबल है। क्लियर? ये सिर्फ आपने याद करना है, ये रटे वाला, इसमें कोई कंसेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ याद करने वाला है। क्या याद करना है आपने? कि किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए कौन सा टेबल चलेगा। ऐसे भी पूछ सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या? ये टेबल है, इसमें किस टाइप ऑफ कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रिवर्स भी पूछ सकता है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये था आपका आज का लेक्चर, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। आर्टिकल्स फॉर्मेलिटी नहीं, रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर्मेलिटी तो यूं ही मैं कहता हूं कि लाजमी है, उन आर्टिकल्स के मुताबिक ही। जैसे मुझे बताएं, आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं,
कॉलेज है करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ? अब की बार तो ऑनलाइन सिस्टम था ना, करा? क्या एडमिशन फॉर्म जरूरी है क्लास में बैठने के लिए क्या एक फॉर्मेलिटी है? बताएं, अगर फॉर्मेलिटी है तो क्यों जरूरी है भाईजान? कल कला को कोई नहीं, बात ऐसा होता है अर्जेंट कॉन्टैक्ट करना पड़ जाता है। जैसे हो सकता है कभी ऐसा हो आई कैप एक दिन पहले ही हम टीचर के साथ पेपर शेयर कर दें और हम कहें स्टूडेंट्स को ना बताना, तो खुद सोचे हम आपको फिर कैसे बताएंगे। उस वक्त के लिए आपका एडमिशन फॉर्म सब लेते हैं, हम उसमें नंबर लेते हैं। कोई भी और जरूरत पड़ सकती है, कोई भी और जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये एडमिशन फॉर्म बज़ाहिर कहने को फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये एक रिक्वायर्ड स्टेप होता है। उसी तरह आर्टिकल्स भी या मेमोरेंडम जाहिर कहने को लीगल फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है। इसके बारे कंपनी नहीं बनेगी और बनने के बाद इसके मुताबिक ही कंपनी ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, कंपनी के मैटर्स चलेंगे। क्लियर जी? दो टर्म बोलिए, एक इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और दूसरा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। इसमें फर्क क्या सुन ले, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चैप्टर 1 में, और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, जिसमें यह बताता है कि मेमोरेंडम कंपनी के मेंबर्स को और कंपनी को एक दूसरे को लीगल एग्रीमेंट में बाइंड करता है। बाइंडिंग है ये कंपनी के ऊपर भी और इसके मेंबर्स के ऊपर भी, और इसके मुताबिक फिर कंपनी के मेंबर्स ने जो सब्सक्रिप्शन मनी है वो सबमिट करवानी है। ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं बताया था नहीं सॉरी, ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में? सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, प्रमोटर जो नेम्ड प्रपोज डायरेक्टर थे वो अपॉइंटेड डायरेक्टर हो जाएंगे, प्रमोटर्स बिकम मेंबर, ये सब्सक्राइबर बिकम मेंबर्स। ये सारी थी कौन सी वाली? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम में क्या है? दो बातें, बाइंडिंग हो जाता है और सब्सक्रिप्शन मनी पे करनी है प्रेस्क्राइब टाइम में, ये चीज है। क्लियर? और की क्वेश्चन? जी जी। लिमिटेड बाय शेयर के केस में अगर आर्टिकल रजिस्टर ना करें टेबल ए अप्लाई होगा। यस, अगर सबमिट करवाते हैं आर्टिकल तो शैल बी साइंड बाय सब्सक्राइबर्स, अगर नहीं करवाते तो नहीं होगा। आर्टिकल उनकी मर्जी है ना। अगर तो रजिस्ट्रेशन के वक्त सब्सक्राइबर्स रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, रजिस्ट्रार पूछे बताओ क्या लाए हो, वो कहे सर मेमोरेंडम लाए हैं, तो इसका मतलब वो आर्टिकल नहीं रजिस्टर करवा रहे। और अगर वो कहे सर मेमोरेंडम के साथ आर्टिकल्स भी लाए हैं तो दोनों रजिस्टर करवा रहे, रजिस्ट्रार उनसे पूछ लेगा। चलिए, ये था हमारा आज का चैप्टर, यहाँ पे खत्म करते हैं। आपकी यहाँ पे आपने असाइनमेंट जरूर करके आनी है और एमसीक्यूज भी, ठीक है जी। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।